ओके सो हाय एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है फ्रेनेल डिफ्रैक्शन ड्यू टू सर्कुलर अपर्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था फ्रेनेल डिफ्रैक्शन ड्यू टू सर्कुलर डिस्क, और यहाँ पे डिस्क और अपर्चर में क्या डिफरेंस है, हिंदी में बोल देती हूँ, वृत्ताकार द्वारक द्वारा फ्रेनेल विवर्तन जो है वो हम देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिफरेंस समझ लीजिए। जो हमने सर्कुलर डिस्क देखा था उसमें हमने क्या किया था कि हमारा यहाँ पे सोर्स रखा हुआ था और उससे लाइट इस तरह से जा रही थी, तो हमने उसको ब्लॉक कर दिया था। यहाँ पे हमने डिस्क लगा दी थी और उसके ऊपर से लाइट जा सकती थी, नीचे से लाइट जा सकती थी। अब इसका बिल्कुल रिवर्स कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे सोर्स है हमारा और इस तरह से यहाँ से लाइट जा रही है, तो हमने ऊपर का पोर्शन ब्लॉक कर दिया, नीचे का पोर्शन ब्लॉक कर दिया, और सिर्फ बीच में से लाइट पास हो सकती है। मतलब प्रीवियस लेक्चर में जो हमने देखा है हमने उसका बिल्कुल उल्टा कर दिया है। जहां पहले पास हो रही थी वहां से हमने ब्लॉक कर दिया है, और जहां से ब्लॉक हो रही थी वहां से हमने पास कर दिया है। सो दिस इज कॉल्ड सर्कुलर अपर्चर। मतलब जो डिस्क का साइज, जहां डिस्क रखी हुई थी वहां वहां वाला सर्कुलर पार्ट खुला हुआ है, सर्कुलर है, इसलिए सर्कुलर अपर्चर नाम दिया है। सो यहाँ पर देखिए हमारा सोर्स एस है, और यहाँ से लाइट जो है हमने देखो यहाँ से ब्लॉक कर दिया इस लाइट को। ए से लेके डब्ल्यू तक का पार्ट ब्लॉक है और बी से लेके डब्ल्यू प्राइम तक का पार्ट ब्लॉक है। जो ए से लेके बी तक की है सिचुएशन, वो इस तरह से सर्कुलर शेप का है, खुला हुआ हिस्सा। मतलब यहाँ से लाइट इस सर्कल के अंदर से पास होएगी, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर है ये हमारा सर्कुलर अपर्चर हो गया। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ज्योमेट्रिकल शेडो का रीजन कौन सा है। ज्योमेट्रिकल शेडो मैंने आपको बताया था कि अगर डिफ्रेक्शन नहीं होता है तो उस जी से लेके एफ तक के बीच में लाइट पहुंचनी चाहिए। जी से ऊपर आपके पास लाइट नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आप देखो एस से लाइट ए तक जाएगी, ए से जी तक जाएगी, तो जी के ऊपर आपके पास शेडो होनी चाहिए, ज्योमेट्रिकल शेडो। इसी तरह से एफ के नीचे आपके पास क्या होनी चाहिए, शेडो मतलब अंधेरा होना चाहिए, बेसिकली वहां पे अंधेरा होना चाहिए। लाइट सिर्फ कहां से कहां तक मिलनी चाहिए आपको, जी से लेके एफ तक। जबकि प्रीवियस केस में उल्टा था, पिछली बार हमने देखा था कि जी से लेके एफ तक का जो बीच का रीजन था वो हमारा ज्योमेट्रिकल शेडो वाला रीजन था। यहाँ उल्टा ले रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा। सबसे पहले हम पी पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं, और पी पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको तरीका बता रखा है। जिस भी बिंदु पर हमें इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होती है उससे सीधी लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए, और ऐसी लाइन जो कि उस आपके पूरे वेव फ्रंट को, तरंगाग्र को, दो बराबर हिस्सों में बांटे। तो ऐसा अगर है तो इसके चारों तरफ तरंगाग्र ऐसे होगा। पी बिंदु अगर आपका यहाँ है तो बिल्कुल इसके सेंटर से गुजरती हुई और पी से गुजरती हुई एक लाइन ड्रॉ कीजिए, और ये आपका तरंगाग्र है जिसका ऊपर का आधा हिस्सा हो गया और नीचे का आधा हिस्सा हो गया। तो ये जो बिंदु ओ होता है इसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव। तो पी बिंदु से हमने एक लाइन ड्रॉ करी, तो देखो ओ से लेके डब्ल्यू तक का आधा हिस्सा हो गया तरंगाग्र का, और ओ से लेके डब्ल्यू प्राइम तक का आधा हो गया। ये डॉटेड लाइन आगे तक जाती जाएगी, अपन इसको बनाते नहीं है, ठीक है। सो हमारे पास इस तरह से मिल जाएगा। अब पी बिंदु पर तीव्रता निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि फ्रेनेल के हाफ पीरियड जोन वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। तो फ्रेनेल ने ये कहा था कि ये जो तरंगाग्र होता है इसे आप छोटे छोटे कटिबंधों में विभाजित कर लीजिए। तो ये हमारे कटिबंध मैंने यहाँ पे बना लिए हैं, और ये फ्रेनेल के कटिबंध मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, सो वो वाला लेक्चर आप रेफर कर सकते हैं। अब अगर पी बिंदु पर लाइट पहुंचेगी तो ये आपका पहला कटिबंध हो गया, ठीक है। पहला कटिबंध, क्योंकि ए से लेके बी तक का भाग आपका खुला हुआ है, तो अगर आपका जो ये सर्कुलर अपर्चर आपने लिया है, मतलब ये सर्कुलर हिस्सा जो खुला हुआ है, इस खुले हुए हिस्से को आपने इतना बड़ा लिया है कि ये फ्रेनेल के फर्स्ट कटिबंध को, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन को पूरी तरह से मतलब ओवरलैप कर जाए। कुल मिला के ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ से लाइट जाएगी, और सपोज आपके पास फ्रेनेल के इस तरह कटिबंध और सर्कुलर अपर्चर आपने इतना बड़ा लिया है कि उसमें से पहले कटिबंध की जो लाइट है वो पूरी तरह से गुजर जाए और बाकी सबकी ना गुजरे, क्योंकि ऊपर से तो ब्लॉक कर रखा है आपने, ये देखो यहाँ से तो ब्लॉक कर रखा है अपन ने। तो अगर हम क्या करें, इस पी बिंदु को इतना लें, मतलब ये पी बिंदु यहाँ पे हो, और ये जो दूरी है मान लीजिए वो स्मॉल ए है, और ओ से लेके स्क्रीन की दूरी बी तक है। स्क्रीन को आगे और पीछे ले जाने पर पी बिंदु पर गिरने वाली जो लाइट है वो इस कटिबंध का साइज कंट्रोल करती है, वो मैं बताऊंगी आपके पास कैसे होता है। सो बी बिंदु को अगर आप इतना लो, इतनी लंबाई लो ये बी दूरी की, मतलब आपके अपर्चर से स्क्रीन की दूरी इतनी लो कि आपके यहाँ पे ए से लेके बी तक के अंदर पहला कटिबंध पूरी तरह से आ जाए।
अगर पहला हाफ पीरियड जोन आपका पूरा इसके अंदर आ जाए, इसका मतलब पहले वाले से तो पूरी लाइट पास हो जाएगी। ये देखिए पहले वाली लाइट तो पूरी पी तक पहुंच जाएगी, और उसके ऊपर का हिस्सा क्योंकि आपने ब्लॉक कर रखा है तो वहां की लाइट पी तक नहीं पहुंच पाएगी। ऐसी सिचुएशन में आपके पास पी पॉइंट पर जो लाइट पहुंचेगी वो सिर्फ फर्स्ट कटिबंध की वजह से होगी, और उसका एम्पलीट्यूड कितना होता है, E01 होगा। करेक्ट। और तो आपके पास इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, E01 का स्क्वायर हो जाएगी, जिसे हम कह सकते हैं I1 का, सॉरी I1, यानी कि जो इंटेंसिटी आपके पास पहुंचेगी वो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन की वजह से जानने वाली पहुंचेगी। अब हम इस बी डिस्टेंस को सपोज चेंज करते हैं और इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि आपके पास जो आपने ये सर्कुलर खुला भाग लिया है, इसमें फ्रेनेल का फर्स्ट और सेकंड, मतलब ये सर्कल मैंने अभी बनाया, इसके ऊपर का ये वाला ये भी आ जाए। ये सेकंड कटिबंध होता है हमारे पास, सेकंड हाफ पीरियड जोन होता है। अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इसके अंदर आ गए तो दोनों की वजह से लाइट पी पर पहुंचेगी, और दोनों की वजह से पी पर पहुंचेगी, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, E01 माइनस E02 माइनस क्यों होगा, क्योंकि किन्हीं भी दो हाफ पीरियड जोन से पहुंचने वाली जो रेज होती है उनके बीच में पाथ डिफरेंस λ/2 का होता है, या फिर फेज डिफरेंस पाई का होता है। इसलिए अगर ये पॉजिटिव फेज के साथ पहुंचेगा तो ये पाई का फेज डेवलप कर लेगा, यानी नेगेटिव में पहुंचेगा। ऐसे सिचुएशन में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारे पास ये होगा, और इंटेंसिटी ऑफ कोर्स आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो इंटेंसिटी मिल जाएगी आपको। अगर मान लीजिए फर्स्ट भी विजिबल है, सेकंड भी विजिबल है, और थर्ड भी पहुंच रहा है, साइज बढ़ाते जा रहे हैं हम, मतलब सर्कुलर अपर्चर का साइज कांस्टेंट है, लेकिन हम इस बी को चेंज करते जा रहे हैं। जब इस बी को चेंज करते हैं तो पी पर पहुंचने वाली रेस के लिए जो खुला हुआ भाग है उसमें ज्यादा से ज्यादा कटिबंध आपके पास आते जाते हैं, ज्यादा या कम डिपेंड करता है, बी को हम कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। बट कुल मिला के बी चेंज करने से एन चेंज होता है, ये मैं अभी प्रूव कर दूंगी आपको, है ना, कि बी को बदलने से एन क्यों बदलता है। सो हमारे पास उस सिचुएशन में देखो कितना होता है, हमारे पास E इज इक्वल टू हो जाएगा E01 माइनस E02 प्लस E03। अब हमें ये बताना है कि जो पी पॉइंट है हमारा, ये पी पॉइंट क्या हमेशा ब्राइट रहेगा या हमेशा डार्क रहेगा। तो सिचुएशन, सबसे पहली सिचुएशन, जब आपका सिर्फ एक हाफ पीरियड जोन विजिबल था तो आपको E01 मिला एम्पलीट्यूड, और हम जानते हैं कि जो E01 होता है वो सबसे ज्यादा होता है, यानी इस सिचुएशन में जो P पॉइंट है वो आपको क्या मिलेगा, ब्राइट मिलेगा, उसकी इंटेंसिटी अच्छी खासी दिखेगी। ये कब था, जब आपके पास n इज इक्वल टू 1। n का मतलब क्या है, कितने हाफ पीरियड जोन खुले हुए हैं जिनकी लाइट P तक पहुंच रही है। सो ये आपके पास n इक्वल टू 1, यानी कौन सा नंबर हो गया, ये ऑड नंबर। तो ऑड नंबर गया तो आपको ब्राइट मिला, यानी कि वहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिली। अब सपोज हमने दो, फर्स्ट वाला भी विजिबल है, सेकंड वाला भी विजिबल है, ऐसी सिचुएशन में कितने कटिबंध विजिबल है, n इक्वल टू 2, जिसे आप क्या कह सकते हो, E1 नंबर। इस सिचुएशन में हम जानते हैं कि E01 जो है वो E02 से ज्यादा तो होगा, लेकिन इतना ज्यादा अंतर नहीं आता है। तो अगर मान लीजिए आप इसको लगभग बराबर मान लेते हो, तो लगभग बराबर मानने से ये फर्स्ट वाला सेकंड वाले को ऑलमोस्ट कैंसिल आउट कर देगा। मतलब आपको पी पॉइंट जो है वो अब ब्राइट नहीं दिखेगा, हालांकि पूरी तरह से बिल्कुल ब्लैक तो नहीं दिखेगा, क्योंकि ये पूरा दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर नहीं होते हैं। लेकिन हमें पता है कि जो E01 होता है वो E02 से बड़ा होता है, और वो E03 से बड़ा होता है, लेकिन तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, हल्का सा घटता है, फिर ये हल्का सा और घटता है, फिर ये हल्का सा और घटता है। ऐसी सिचुएशन में ये दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे को अगर कैंसिल आउट कर ले तो आपके पास पी पॉइंट क्या मिलेगा, डार्क मिलेगा। ठीक है, सो E1 नंबर लिया तो डार्क आया। एक फिर ऑड नंबर पे चेक कर लेते हैं, तो ऑड नंबर पे सपोज यहाँ पर आप अब इस E02 को चाहो आप इसके बराबर ले लो एक बार, या चाहो आप इसके बराबर ले लो, दोनों ही सिचुएशन में ये E02 जो है या तो इसको कैंसिल आउट कर देगा या इसको कैंसिल आउट कर देगा। सपोज E03 को कैंसिल आउट कर देता है, अगर इसको कैंसिल आउट कर दिया तो भी रेजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपके पास कितना आ रहा है, E01 के बराबर आ रहा है, जो कि अच्छा खासा एम्पलीट्यूड होता है, यानी कि फिर से ये कैसा मिल जाएगा आपको, ब्राइट मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर एक चीज पता चल गई कि जब जब आपके पास ऑड नंबर यानी विषम संख्या में फ्रेनेल के जोन्स अगर दिखेंगे तो आपको पी पॉइंट कैसा मिलेगा, ब्राइट मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और जब जब आपके पास इवन नंबर वाले, यानी कि एक कटिबंध विजिबल हो, 3 विजिबल हो, 5 विजिबल हो, तो आपके पास ब्राइट दिखेगा। और अगर आपके पास 2 विजिबल हो, 4, तो ये सब एक दूसरे को कैंसिल आउट करके और आपको पी पॉइंट कैसा दिखेगा, डार्क दिखेगा। ठीक है, ये हमारे पास पी पॉइंट की सिचुएशन। अब मैंने आपको कहा था कि बी चेंज करने से एन चेंज होगा, थोड़ा सा मैं उसको बता देती हूँ। सो आपको मान लीजिए कि हमने यहाँ पर जो ये
सर्कुलर अपर्चर लिया है, ये यहाँ पे ए से लेके बी तक का, सपोज इसकी रेडियस आपके पास है आर, ओके, इसकी रेडियस आपके पास यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी रेडियस यही होगी, कौन सी होगी इसकी रेडियस, ओ ए, सपोज वो आर है, और किसी टाइम पे ये बी दूरी इतनी ज्यादा है कि ओ से लेके ए तक के बीच में फ्रेनेल के कितने कटिबंध आ गए, एन आ गए, अगर एन आ गए तो जाहिर सी बात है इसकी जो रेडियस होगी उसे हमें क्या लिखना पड़ेगा, आर एन लिखना पड़ेगा, ठीक है। R1 तब लिखेंगे जब इसका साइज बिल्कुल फर्स्ट कटिबंध के साइज के बराबर हो जाए, R2 तब लिखेंगे जब इसका साइज किसके बराबर हो जाए, n इक्वल टू 2 अगर लेते हैं तो दो कटिबंध को ये पूरा ओवरलैप कर रहा है, यानी कि दो कटिबंध के ऊपर पूरा आ गया, अगर पूरा आ गया तो दो कटिबंध के बराबर त्रिज्या कितनी होती है, R2, तो इसका मतलब इसके साइज इसकी त्रिज्या भी आपको कितनी लेनी पड़ेगी, R2, और आप चाहते हो कि तीन कटिबंध को ये पूरा पूरा अपने ऊपर, मतलब तीन कटिबंधों की लाइट को पूरा पूरा अपने अंदर से गुजर जाने दे, तो तीन कटिबंधों का साइज सपोज आपके पास इतना होता है, तो आपको सर्कुलर अपर्चर सबसे बाहर वाले सर्कल के बराबर लेना पड़ेगा, क्योंकि तब इसकी त्रिज्या कितनी है, R3, और सर्कुलर अपर्चर की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, R3, तो इसमें से तीन कटिबंधों के बराबर की लाइट सारी की सारी पास हो जाएगी। तो अगर मैंने ये मान लिया है कि इसमें से मेरे n कटिबंध विजिबल है, तो इसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, n कटिबंधों के बराबर रेडियस होनी चाहिए, और nवा कटिबंध जो होता है उसकी त्रिज्या कितनी होती है आपके पास, Rn होती है, तो हम यहाँ पे इसकी रेडियस Rn ले लेंगे। ऐसी सिचुएशन में इस Rn का फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर में हमने डिराइव किया था, मैं आपको बता देती हूँ आपको ये कहाँ पर मिलेगा। हमने एक टॉपिक किया था फ्रेनेल हाफ पीरियड जोन फॉर ऑब्जेक्ट पॉइंट एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, परिमित दूरी पर स्थित बिंब बिंदु के लिए फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध, ये जो डेरिवेशन मैंने कराया है इसी लेक्चर में आप देख लीजिएगा, फ्रेनेल हाफ पीरियड जोन फॉर ऑब्जेक्ट पॉइंट एट फाइनाइट डिस्टेंस, उसमें आपको जो डेरिवेशन मिलेगा उस डेरिवेशन उसमें आपको Rn की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि हमारे पास आई थी a प्लस बी एन लेमडा Rn का स्क्वायर, ये फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको वहां पर मिल जाएगा, सो आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। तो यहाँ से आप देखिए आपको a प्लस बी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू एन लेमडा अपॉन आर स्क्वायर, या आप इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन बी इज इक्वल्स टू एन लेमडा अपॉन आर स्क्वायर। अगर मान a और b क्या होते हैं, सोर्स होता है, यहाँ पे अपना अपर्चर होता है, ठीक है, और यहाँ पे स्क्रीन होती है, सोर्स और इसके बीच की दूरी होती है a, और अपर्चर और स्क्रीन के बीच की दूरी होती है बे। अगर मान लीजिए सोर्स इन्फिनिटी पे रख दो तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी, तो अगर सोर्स इन्फिनिटी पे है तो ये आपका इन्फिनिटी, उस सिचुएशन में ये वाली क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, और 1 अपॉन बी इज इक्वल्स टू एन लेमडा अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि आपका जो सोर्स है अपर्चर है उसकी साइज तो चेंज हो नहीं रही है, क्योंकि आपने अपर्चर ले लिया, खुला हुआ हिस्सा ले लिया, ये तो फिक्स रेडियस का ही बनाया है आपने, राइट, ये तो फिक्स रेडियस का बनाया आपने जिसकी रेडियस आर है, तो आर आपका हो गया कांस्टेंट, जो लाइट आप ले रहे हो उसका वेवलेंथ भी आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, इसका मतलब बी चेंज करने से सीधा सीधा क्या चेंज होगा, एन चेंज होगा, और हम जानते हैं एन की वैल्यू 1 2 3 यही होगा, सो बी की वैल्यू हमें जैसे जैसे हम बी की एन की वैल्यू इवन वो तो हो ही नहीं सकती, सो जब आप बी को चेंज करोगे तो बी चेंज होते ही सबसे पहले सपोज करो एन की वैल्यू 1 है, अब अगर आपने बी को चेंज किया तो एन या तो 2 हो सकता है, तो 3 हो सकता है, तो 4 हो सकता है, तो एन जो है ऑड फिर इवन फिर ऑड फिर इवन फिर ऑड फिर, यानी एन की वैल्यू ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन हो रही है, इसलिए पी भी आपको डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट ऑल्टरनेट फॉर्म में मिलेगा। तो जब ये दूरी हम कम करते जाएंगे तो हम पी बिंदु को देख के ये देखेंगे वहां पर कि वो एक बारी ब्राइट दिखता है एक बारी डार्क दिखता है, तो पी के लिए हम ये नहीं कह सकते कि पी हमेशा डार्क दिखेगा या फिर हमेशा ब्राइट दिखेगा। ये था हमारा पी पॉइंट पर। अच्छा, पी पॉइंट कैसा आपका एक्सियल पॉइंट है, ध्यान रखना, क्योंकि ये देखो स्रोत पर स्थित है, एस है, फिर आपका यहाँ पे ओ है, और इसी अक्ष पर आपका पी है, तो पी जो है वो अक्षीय बिंदु होगा, ध्यान रखिए, एक्सियल पॉइंट। अब हम करते हैं नॉन एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है, सो नॉन एक्सियल के लिए लेते हैं नॉन एक्सियल पॉइंट, इसको मान लीजिए पी प्राइम बोलते हैं, तो नॉन एक्सियल सबसे पहले बना लेते हैं। तो नॉन एक्सियल के लिए मान लीजिए आपका ये तो था सोर्स, यहाँ पे हमारा था ये तरंगाग्र जो हमने लिया था, और पी पॉइंट आपका यहाँ पे था, तो स्क्रीन मान लीजिए आपकी यहाँ पर हो जाती है, और हमें कितना भाग खुला रखना है इसका, सो सपोज आपके पास ये स्रोत का सोर्स से जो लाइट जा रही थी वो सीधी जा रही थी, यानी इतने रीजन में तो आपके पास लाइट पहुंच रही है। हम चाहते हैं ये जो पॉइंट हम ले रहे हैं वो शेडो रीजन में हो, ठीक है, ये हमारा शेडो रीजन में हो, तो शेडो रीजन में बनाना पड़ेगा, तो शेडो रीजन में सपोज यहाँ ले लो,
ये यहाँ ले लो पी प्राइम। अब इस पी प्राइम पे निकालते हैं। सो आप खुद देखो, अगर डिफ्रेक्शन नहीं होता तो क्या पी प्राइम पे लाइट पहुंचती? कभी नहीं पहुंचती, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा ब्लॉक कर रखा है। ओके, और हमने इसके नीचे का हिस्सा भी ब्लॉक कर रखा है। ये ब्लू कलर की लाइन मेरी ऊपर थोड़ी सी लेफ्ट में जा रही है, लेकिन ये सीधी है, ध्यान रखिएगा, ये सीधी लाइन है ना, यहाँ से यहाँ तक में जाएगी ये पूरी। ये हमने ब्लॉक कर रखा है, और ये इतना हिस्सा खुला हुआ है इसका, ये जो हिस्सा हमने बनाया है ये यहाँ से यहाँ तक का खुला हुआ हिस्सा है। अब मुझे आपको बताना है कि अगर आपको पी प्राइम पे इंटेंसिटी निकालनी है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी हमें किसी बिंदु पर इंटेंसिटी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उस पी पॉइंट से सीधा सोर्स को मिलाते हैं, क्योंकि हमारा सोर्स जो है उसके चारों तरफ जो वेव फ्रंट है वो हमारा सर्कुलर शेप में है, मेरा स्फेरिकल शेप में है। तो आपको कहीं पर भी, अब पी प्राइम आपका यहाँ है तो आपको क्या करना है, एस और पी प्राइम को सीधा मिला दो, कुछ इस तरह से मिलाना है कि ऊपर आधा हिस्सा आ जाए वेव फ्रंट का और नीचे आपके पास आधा हिस्सा आ जाए। तो इस बार पी प्राइम यहाँ है और एस यहाँ है, तो मैं इसको सीधा यहाँ से मिलाती हूँ। मैं कलर थोड़ा दूसरा ले लेती हूँ तो आसान रहेगा मेरे लिए। सो ये देखो, इस बार आपका सीधी लाइन मिलाई है मैंने, ये देखो पी प्राइम पे लाइट हमारे पास, लेकिन हालांकि हम ब्लॉक वाले में देख रहे हैं, पर हम अभी फिलहाल पी प्राइम पे जो लाइट निकाल रहे हैं वो फ्रेनेल के हाफ पीरियड जोन का कंसेप्ट यूज करके निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर एस से लेके पी प्राइम तक, तो ये आपका ओ प्राइम हो जाएगा। इसको मैंने ओ प्राइम बोला है क्योंकि इस बार हमेशा ध्रुव कौन सा होता है, जिस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी निकालना होता है वहां से सीधा एस को क्रॉस करते हुए आपका जो लाइन आप ड्रॉ करते हो वो तरंगाग्र को जहां पे काटता है उसे हम तरंगाग्र का ध्रुव बोलते हैं, ठीक है, पोल ऑफ वेव फ्रंट। तो ये ओ तो आपने इसको यहाँ पे डिनोट कर दिया था पी के करस्पॉन्डिंग, तो इस बार पी प्राइम के करस्पॉन्डिंग जो आपका नया पोल आया है वो कहाँ पे आया है, ओ प्राइम पे आया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि मैं ओ प्राइम से ऊपर का जो हिस्सा है उसे आधा वेव फ्रंट मान लूंगी, ठीक है, आधा वेव फ्रंट, और ओ प्राइम से जो नीचे का हिस्सा है वो पूरा हमारा बचा हुआ आधा वेव फ्रंट हो जाएगा। अब लाइट आपके पास पी प्राइम पर कहां से पहुंच सकती है, ओ प्राइम के ऊपर। आप ध्यान से देखो, ओ प्राइम के ऊपर की पूरी लाइट तो हमने ब्लॉक कर दी, ओ प्राइम के ऊपर की पूरी लाइट तो ब्लॉक है, तो क्या इस ऊपर वाले हिस्से से थोड़ी सी भी लाइट पी प्राइम तक पहुंच सकती है? कभी नहीं पहुंचेगी। इसका मतलब ये हिस्सा तो गायब, भूल जाओ, यहाँ से कोई लाइट नहीं पहुंचेगी, क्योंकि जो आपका ओ प्राइम है उसके ऊपर की जो लाइट है वो आपने पूरी ब्लॉक कर रखी है। नीचे वाले में भी आपने कुछ हिस्सा तो ब्लॉक ही कर रखा है, कुछ आपने नहीं ब्लॉक कर रखा है। तो वो देखने के लिए हमें यहाँ पर डिफ्रेक्शन वाला कंसेप्ट थोड़ा सा और अच्छे से समझना पड़ेगा। तो अब आप देखिए, आपके पास सिचुएशन कुछ इस तरह से बन रही है, ठीक है, यहाँ पे आपका सोर्स था, यहाँ पे आपका सोर्स है, और ये आपके पास स्क्रीन है, लाइट आपकी यहाँ जानी है। हमें पता है कि पी प्राइम पर सीधी सीधी लाइट तो पहुंचेगी नहीं, क्योंकि सीधी सीधी लाइट तो आगे जाके यहाँ तक ही जा रही थी और ये आपकी यहाँ तक जा रही थी। सो इम्पोर्टेंट पार्ट है, पी प्राइम पे लाइट पहुंचेगी कहाँ से? पी प्राइम पे लाइट केवल डिफ्रेक्शन के थ्रू पहुंच सकती है, और डिफ्रेक्शन आपका सिर्फ किनारों से होता है, और किनारा आपका सिर्फ कहाँ कहाँ पर है, ए और बी पर है। इसका मतलब सोर्स से लाइट गई ए पर, और ए पर डिफ्रेक्शन हुआ और टकरा के वो चली गई इधर, ये देखो टकरा के वो मुड़ के चली गई इधर। सिमिलरली एस से लाइट गई बी पे, और बी से टकरा के वो चली गई सीधे कहाँ पे, पी पे। ये देखो, इसका मतलब आपको जो लाइट मिल रही है वो एस ए पी प्राइम, एक तो ये लाइट पी प्राइम पर पहुंच रही है, और एक आपका एस बी पी प्राइम, ये लाइट आपका पहुंच रही है। तो अब हमें पी प्राइम देखना है कि ब्राइट होगा या डार्क होगा, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये दो लाइटें अगर वहां जाके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है तो ब्राइट हो जाएगा, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है तो डार्क हो जाएगा। तो हमें इन दोनों का पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा, और पाथ डिफरेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, एस बी पी प्राइम माइनस एस ए पी प्राइम, ठीक है, दोनों लाइनों के बीच में पाथ डिफरेंस। तो देख सकते हैं एस ए और एस बी तो आपके पास बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस क्या क्या हुआ, तो पाथ डिफरेंस आपके पास हुआ बी से लेके पी प्राइम, ओके, माइनस ए से लेके पी प्राइम। तो ये हमारा पाथ डिफरेंस यहाँ पे हो गया है। और फ्रेनेल के कटिबंध वाले कंसेप्ट से अगर पाथ डिफरेंस निकाला जाए तो बिकॉज एस से जो लाइट पहुंच रही थी सीधा मिलाने पर हमारे पास यहाँ पर ओ प्राइम आ रहा था, और मैंने आपसे बताया था कि ओ प्राइम के ऊपर का हाफ वेव तो लाइट पहुंच ही नहीं रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब आप देखिए एक बार कि अगर एस ओ पी प्राइम सीधी लाइन है, और एस ए पी प्राइम, इन दोनों के बीच का मतलब ब्लू कलर से बना रही हूँ शेडेड, ये वाला हिस्सा देखो, यहां से लेकर यहां तक,
यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए, क्योंकि आपके पास अभी सिचुएशन ये है कि ऊपर वाला पार्ट तो पूरा ही ब्लॉक है, तो फ्रेनेल के जो भी कटिबंध अब दिखेंगे हम उनमें से केवल उनका आधा हिस्सा ही काउंट करेंगे, क्योंकि ऊपर वाली लाइट तो बिल्कुल ही नहीं पहुंच रही है। तो पहला कटिबंध आपका सपोज यहाँ बनता है, तो पहले कटिबंध का भी ऊपर वाला हिस्सा तो पूरा ब्लॉक हो गया, नीचे से हो सकता है वो चला जाए। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो मैंने ब्लू शेड किया है, ब्लू शेड का मतलब ओ प्राइम से लेके कहाँ तक, ए तक। मान लीजिए इसमें आपके कितने कटिबंध विजिबल होते हैं, N1 N1 कटिबंध दिख जाते हैं। तो इन दोनों के बीच में आपके पास कितने कटिबंध दिख रहे हैं, N1। सिमिलरली SOP प्राइम से लेके और SBP प्राइम, ठीक है, SBP प्राइम, इस बीच में आपके पास और ज्यादा कटिबंध आ जाएंगे, ठीक है। तो उसको मैं दूसरा कलर लेती हूँ यहाँ पे और मैं आपको बताती हूँ ब्लैक कलर से। इसका मतलब O प्राइम से लेकर और आपका कहाँ तक, B तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक भी हमारे पास, मतलब पहले तो आपने ये आपका सपोज करो O प्राइम है, A आपका यहाँ आ गया, B आपका है, तो O प्राइम से लेके B तक तो और ज्यादा नंबर ऑफ कटिबंध आ जाएंगे। और वो कटिबंध जो है मान लीजिए कितने विजिबल होते हैं, N2। तो जो P प्राइम है, उस P प्राइम पर जो लाइट है वो खुले भाग से ही जा सकती है, बंद भाग से तो जा नहीं सकती। इसका मतलब आपके अगर देखिए O से लेके A तक में, यहाँ से लेके यहाँ तक में अगर N1 कटिबंध है और यहाँ से लेकर यहाँ तक में अगर N2 कटिबंध दिख रहे हैं, तो A से लेके B तक का जो हिस्सा है, देखिएगा बड़ी वाली लाइन है उसमें N2 कटिबंध दिख रहे हैं, छोटी वाली लाइन में N1 दिख रहे हैं। तो A से लेकर जो B तक की लाइन है उसमें कितने कटिबंध दिखेंगे आपके, N2 माइनस N1। और यही जो N2 माइनस N1 कटिबंध होगा ये सिर्फ खुला हुआ हिस्सा होगा, और इसी खुले वाले हिस्से की वजह से हो सकता है P प्राइम पर लाइट पहुंच जाए, बाकी सिर्फ N1 की वजह से तो नहीं पहुंचेगी, क्योंकि N1 पूरा छुपा हुआ है और N2 जो है उसमें से भी कुछ हिस्सा छुपा हुआ है। N2 में से भी कितना हिस्सा छुपा हुआ है, N1 के बराबर हिस्सा छुप गया है, तो दिख कितना रहा है, N2 माइनस N1। और हम जानते हैं कि हमारे पास अगर जो SOP है और SAP प्राइम है, अगर इन दोनों के बीच में N1 कटिबंध विजिबल है, तो मैं पाथ डिफरेंस आपको पूछूं तो पाथ डिफरेंस के लिए फिर से आपके पास एक डायग्राम बनाती हूं ताकि आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाए। ये आपके देखिए P प्राइम था, ठीक है, यहाँ से आपने सीधी लाइन डाली और ये आपका पोल है। आपको पता है फ्रेनेल के कटिबंधों की सिचुएशन क्या होती है, अगर P बिंदु यहाँ है और O बिंदु यहाँ है, तो आपको पता है ना जो सीधी लाइन पहुंचती है उसकी लाइन अगर B है और किसी nवे कटिबंध से कोई लाइट पहुंच रही है, तो इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना आता है, n लैम्डा बाय 2। सीधी लाइन और बीच में अगर n कटिबंध आ गए तो nवे कटिबंध से जो लाइट पहुंचती है उसके बीच में पथांतर कितना होता है, n लैम्डा बाय 2। अब आपकी सीधी लाइन कौन सी है, सीधी लाइन है SO प्राइम P, और टेढ़ी लाइन कौन सी है, SAP प्राइम, SAP प्राइम। और आप कह रहे हो कि इन दोनों के बीच में कितने कटिबंध आ गए, N1। इसका मतलब इन दोनों के जो बीच का पाथ डिफरेंस होगा, यानी कि SAP प्राइम माइनस SOP प्राइम, ये पाथ डिफरेंस किसके बराबर होगा, N1 लैम्डा बाय 2। सिमिलरली सीधी लाइन कौन सी है, SOP प्राइम, और यहाँ से SBP प्राइम, यहाँ से भी लाइट जा रही है ना, ये देखिए। तो इन दोनों के बीच में कटिबंध कितने हैं, N1 है, तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा, पाथ डिफरेंस आएगा SBP प्राइम और SO प्राइम P, ये हो जाएगा आपका, सॉरी N2 है, N2 लैम्डा बाय 2। तो हमें कौन सा पाथ डिफरेंस चाहिए, हमें चाहिए SBP प्राइम माइनस SAP प्राइम। तो देखो इसमें से ये टर्म माइनस करो तो O प्राइम से O प्राइम वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये पाथ डिफरेंस आ जाएगा N2 माइनस N1 लैम्डा बाय 2। ये भी आपके पास इंटीजर नंबर है, ये भी आपके पास इंटीजर नंबर है, तो दोनों का डिफरेंस भी एक इंटीजर नंबर होगा और उसे मैं n बोल देती हूँ। तो मान लीजिए कितना आ रहा है आपके पास, n लैम्डा बाय 2। ध्यान रखिएगा अब ये n सिर्फ वो है जो खुला हुआ हिस्सा आपके पास होगा। ऊपर से हमने पाथ डिफरेंस निकाला, कितना आ रहा था, BP प्राइम माइनस AP प्राइम, जबकि यहाँ से हमने निकाला है कितना आ रहा है, n लैम्डा बाय 2। इसका मतलब जो पाथ डिफरेंस है जो कि हमारा आया BP प्राइम माइनस AP प्राइम, वो किसके बराबर होना चाहिए, n लैम्डा बाय 2 के बराबर होना चाहिए। अब BP प्राइम और AP प्राइम की वैल्यू हम निकालने के लिए फिर से एक बार डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। सो आपके पास ये सिचुएशन बन रही थी, डायग्राम बहुत बार बन गया है क्योंकि हर बार मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा और क्लियरली समझना चाहिए इसको। तो आपका P प्राइम यहाँ जा रहा है, ठीक है, ये सपोज आपका P प्राइम है। आप यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिए और आप यहाँ से भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। अब इसकी रेडियस मान लीजिए आपका ये पॉइंट है, हमारा ये P प्राइम, ये हमारा P बिंदु था, ये हमारा P बिंदु था। P से लेके P प्राइम तक की दूरी मान लीजिए कितनी आती है, x आती है,
ठीक है, P से लेके P प्राइम दूरी। और जो सर्कुलर अपर्चर हमने लिया है कौन सा, AB, सपोज इसकी रेडियस R है, तो ये जो दूरी है वो आपके पास R हो गई, और ये जो दूरी है वो भी आपके पास R हो गई, और ये आपके पास S है। ऐसी सिचुएशन में अब यहाँ पे, और ये जो दूरी है वो आपके पास कितनी हो गई, स्क्रीन की दूरी जो है वो B हो गई। तो डायग्राम में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, और सबसे पहले मुझे ये बताइए कि BP प्राइम कितना होगा हमारे पास। तो BP प्राइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, B को सीधा मिलाते हैं P प्राइम से, और यहाँ पे आप क्या करें, ट्राइंगल देखिए। तो ये दूरी देखो रेड से, देखो ये हो गया आधार यानी कि बेस, और आपके पास ये दूरी R है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी देखो ये R है ना, तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी R। तो यहाँ से P प्राइम से लेकर ये जो दूरी है वो पूरी कितनी हो जाएगी, x प्लस R होगी। तो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम से BP प्राइम का मान किसके बराबर होगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, x प्लस R का स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं B स्क्वायर कॉमन ले लूं तो मुझे मिल जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस R अपॉन B का स्क्वायर। ठीक है, और अगर ये आपके पास हो जाएगा BP प्राइम का स्क्वायर होगा, सॉरी। ठीक है, अब मान लीजिए अगर B का मान जो है हम x प्लस R से बहुत ज्यादा ले लेते हैं, B हम स्क्रीन जो है वो बहुत दूर रख दी है, तो आपके पास ये दूसरा पद जो है वो बहुत छोटा हो जाएगा, और जब दूसरा पद बहुत छोटा हो जाता है तो हम बाइनोमियल एक्सपांशन यूज कर सकते हैं। और बाइनोमियल एक्सपांशन का फॉर्मूले के जो पहले दो टर्म होते हैं वो होते हैं 1 प्लस एन एक्स, आगे के टर्म हम अवॉइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या सिचुएशन हो जाएगी, 1 प्लस एन एक्स, तो बी स्क्वायर तो एज इट इज रहने दो, 1 प्लस, अच्छा हमारे पास यहाँ पर अगर मैं बी पी प्राइम निकालू तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो इसकी पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास कितना हो जाएगा, हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगी। ओके, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस बी स्क्वायर को तो रहने दीजिए आप, राइट। बी स्क्वायर का तो ये 1/2 जो है जब ये बी स्क्वायर पे लगेगा तो बी स्क्वायर का अंडर रूट कितना होता है, बी होता है, तो यहाँ पे सीधा आपके पास सिर्फ बी आ जाएगा, और यहाँ पे मैं 1 प्लस एन एक्स लगा देती हूँ। तो यहाँ पे 1 प्लस एन एक्स लगाने से एन आपका कितना हो जाएगा, 1/2, ये ऊपर वाली पावर लेनी है, और आपके पास अंदर पूरा का पूरा आ जाएगा कितना, आपके पास आ जाएगा x प्लस आर अपॉन बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो b बाहर आपका 1 प्लस एक्स प्लस आर का स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर। इस b को अंदर ले जाओ तो क्या बचेगा, b प्लस इस b से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x प्लस आर का स्क्वायर अपॉन 2b, ये आज आपका आ जाएगा बी पी प्राइम। सिमिलरली अगर ए पी प्राइम निकालेंगे तो ए पी प्राइम के लिए देखो क्या करेंगे, ए पी प्राइम के लिए हम यहाँ से ए से मिलाएंगे इसको, ये देखो ए पी प्राइम, ए बी प्राइम में आपका आधार कौन सा हो जाएगा, आधार तो अभी भी आपका रहेगा बी, तो ए पी प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आपका आधार तो अभी भी बी स्क्वायर है, लेकिन आपका जो लंब है वो यहाँ से यहाँ तक का ही रहेगा, तो ये पूरी दूरी x है, उसमें से ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, r है, तो x में से r को माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, लंब इस बार x माइनस r का स्क्वायर हो जाएगा। अब जो सेम कैलकुलेशन मैंने यहाँ करी है वो सेम टू सेम कैलकुलेशन आप यहाँ कीजिएगा, और आपको यहाँ से ए पी प्राइम मिल जाएगा b प्लस x माइनस आर का स्क्वायर अपॉन 2b, ये आपको मिल जाएगा। सो पाथ डिफरेंस हमारा कितना था, पाथ डिफरेंस हमारा था बी पी प्राइम माइनस ए पी प्राइम, और वो इन दोनों में से माइनस करेंगे तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा x प्लस आर का स्क्वायर अपॉन 2b माइनस एक्स माइनस आर का स्क्वायर अपॉन 2b। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा एलसीएम लेके, आपके आ जाएगा ये, और ये जो पाथ डिफरेंस है वो किसके बराबर आना था, एन लेमडा बाई 2 के, तो एन लेमडा बाई 2 हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास हमने देखा है कि अगेन पी प्राइम जो है अगर वो ऑड नंबर हुआ, ऑड नंबर होता है तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कटिबंध जब ऑड नंबर में विजिबल होता है तो आपके पास कैसा बनता है, ब्राइट बनेगा, और ऐसी सिचुएशन में आपके पास जो वलय बन रही है, यहाँ पे फ्रिंज बन रही है, वो देखो इस पी पॉइंट तो सेंटर में है और पी प्राइम पे आपका बन रहा है पी, तो इसका मतलब मैं ये यहाँ पर फिर से ये मुझे एक बार और बनाना पड़ेगा। तो आपका पी पॉइंट यहाँ पे था मान लीजिए, है ना, पी प्राइम आपका यहाँ था, और सेंटर इसका कहाँ है, सोर्स के बिल्कुल सामने यहाँ पे आपका पी है। तो अगर ये दूरी उस कंडीशन में मान लीजिए एक्स एम के बराबर है, राइट, ये दूरी एक्स एम के बराबर है, और ये आपका ब्राइट बन रहा है, अगर ये आपका ब्राइट बन रहा है तो जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी वो वलय कैसी दिखाएगी, पी को सेंटर मानते हुए एक्स एम रेडियस की एक वलय बनेगी, ऐसी वलय बनेगी, फ्रिंज ऐसी बनेगी, देखो फ्रिंज ऐसी बनेगी पी पॉइंट पर, और ये पूरी वलय जो है ये सर्कल पूरा का पूरा आपको ब्राइट सर्कल दिखाई देगा, और इसकी त्रिज्या कितनी होगी, एक्सएम, तो एक्सएम का फॉर्मूला आप कहाँ से निकालोगे, इन दो को बराबर कीजिए, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 2xm r अपॉन बी
इज इक्वल्स टू आपका यहाँ पे कितना करना है, देखो आपको n लैम्डा बाई 2, लेकिन हमें पता है कि इस कंडीशन में हमारा जो है मतलब p प्राइम को नहीं लिखना चाहिए था, मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था n इज इक्वल्स टू ऑड, क्योंकि n इक्वल टू n क्या है, n वो कटिबंध है जो खुले हुए हैं, राइट, क्योंकि हमने n किसको माना था, n2 माइनस n1, और n2 माइनस n1 ऊपर देख लीजिएगा आपके पास वो कटिबंध थे जो कि दिख रहे थे, जहां से लाइट सीधे पहुंच रही थी, तो ये ऑड होना चाहिए। ऑड नंबर की वजह से हम n को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, मान लीजिए 2m प्लस 1 से, क्योंकि अब आप इस m की वैल्यू 0 1 2 कुछ भी रख सकते हैं, आपको m की वैल्यू चाहे आप कुछ भी रखो, आपको n हमेशा क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा, क्योंकि 2m करते ही वो इवन नंबर हो जाएगा और 1 ऐड करते ही ऑड हो जाएगा। सो ऐसी सिचुएशन में इस n की जगह मैं क्या रख रही हूँ, 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ओके, यहां से आपके पास वो जो रिंग बनी है, फ्रिंज बनी है, उस फ्रिंज की रेडियस आ जाएगी, और वो रेडियस कितनी है, xm है, तो यहां से आप xm की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2m प्लस 1 बी लैम्डा अपॉन 4r, और वैसे इन जनरल इसका फॉर्मूला कितना होगा, एन बी लैम्डा अपॉन 4r, क्योंकि 2m प्लस 1 को हमने क्या माना है, n। तो ये तो आपके पास है कि ब्राइट फ्रिंज की रेडियस, अगर डार्क बनेगा तो क्या होना चाहिए, डार्क वाले बनेगी तो क्या होगा आपके पास, p क्या होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, और ये तभी होगा जब आपके पास n क्या होगा, इवन नंबर होगा। इवन की वजह से हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, 2m से, तो अब आपके पास m की वैल्यू 0 1 2 कुछ भी आप रख सकते हैं, ठीक है। सो एक्स एम क्या होगा, अब आपके पास इस 2m, वही फॉर्मूला तो ये लगेगा, एन बी लेमडा अपॉन आर, लेकिन n की जगह इस बार आप क्या करेंगे, 2m बी लेमडा अपॉन आर। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। सबसे पहले देखो यहाँ से x निकाला था मैंने, यहाँ से x की वैल्यू निकाली, इसी को मैंने xm रखा है, अगर आपको फॉर्मूला समझ में ना आए तो यहाँ से आ जाएगा ये, ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब ये जो फॉर्मूला हमने लिया है, देखो इस फॉर्मूले से एक चीज पता चलती है कि अगर m की वैल्यू अपन 1 रखते हैं तो x1 हमारे पास कितना आ जाएगा, x1 हमारे पास आ जाएगा 2b लैम्डा, यहाँ पे हमारे पास 4r था, सॉरी ये एन बी लेमडा अपॉन 4r था, सॉरी यहाँ पे 4r था, यहाँ पे भी 4r आएगा। ओके, ये फॉर्मूले में ऊपर भी आई होप मैंने रख दिया है, हाँ हाँ 4 था ना, एन बी लेमडा अपॉन 4r था, मैंने नहीं लिखा था उसको। ओके, x1 की वैल्यू देखो हमारे पास कितनी आ रही है, m की जगह 1 रखेंगे तो आ जाएगा 2b लेमडा अपॉन 4r, उसे हम लिख सकते हैं b लेमडा अपॉन 2r। अब मान लीजिए अगर हम ये जो सर्कुलर अपर्चर है हमारा, है ना, यहाँ से हमने खुला छोड़ा, लाइट इस तरह से गई, ठीक है, आगे जाके डिफ्रेक्शन भी हो रहा है इसका, तो अगर ये जो खुला वाला हिस्सा है, सपोज हम इसे एक लेंस की तरह माने, अगर हम इसे लेंस की तरह माने और उस लेंस में जो b दूरी थी, सपोज अगर b को हम f के बराबर यानी इसी लेंस की फोकल लेंथ मान लें, और यहाँ पे इस सर्कुलर अपर्चर की रेडियस कितनी ली थी हमने, r ली थी, तो इसका जो सर्कुलर अपर्चर की रेडियस अगर r है, यानी रेडियस अगर r है तो उस लेंस की रेडियस होगी ये, है ना, रेडियस ऑफ, वैसे तो अपर्चर है यानी जो हमने खाली हिस्सा लिया था खुला, लेकिन अब हम इसे लेंस की तरह मानेंगे तो ये हमारे पास रेडियस ऑफ लेंस हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास रेडियस ऑफ लेंस हो जाएगा। और अगर रेडियस ये है तो इसका जो डायामीटर होगा, व्यास जो होगा हमारे पास, वो कितना हो जाएगा 2r, सपोज उसे हम बोल देते हैं d, तो इस 2r की जगह तो हम क्या लिख सकते हैं d, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं f। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f लेमडा अपॉन d, और ये जो x1 है ये किसकी त्रिज्या होगी, ये आपके पास होगी पहली डार्क रिंग की रेडियस, यहाँ जो स्क्रीन पे आपके पास p यहाँ है और p प्राइम यहाँ है, और ये दूरी आपकी आएगी x1, तो ये जो वलय बनेगी ये इसकी रेडियस होगी, यानी कि ये जो x1 है ये आपके पास है, ध्यान रखिएगा जो स्मॉल r है वो तो यहाँ पे जो सर्कुलर अपर्चर हमने रखा था उसकी रेडियस है, और जो स्क्रीन पे रिंग बन रही है उसकी रेडियस को हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन r एंड x। r जो है वो आपका सर्कुलर अपर्चर आपने लिया है या जो लेंस लिया है उसकी रेडियस होगी, जबकि स्क्रीन पे जो रिंग बनेगी उसकी रेडियस x है, तो ये आपके पास हो जाएगी रेडियस ऑफ फर्स्ट डार्क रिंग। डार्क क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने कंडीशन डार्क वाली ली है। तो x1 की वैल्यू इस हिसाब, हमारे हिसाब से अगर हम इस अपर्चर को लेंस मानते हैं तो हमारे पास उस लेंस की वजह से बनने वाली पहली डार्क रिंग जो है उसकी रेडियस ये आएगी। एरी नाम के एक साइंटिस्ट ने
एग्जैक्ट कैलकुलेशन करी थी, मतलब हमने तो मान के चले हैं, हम तो मान के कर रहे हैं। जब लेंस की एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जाती है तो जो रिंग की रेडियस आती है वो आती है 1.22 एफ लैम्डा अपॉन डी। हमारा फॉर्मूला और ये फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, यानी हमने तो माना है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नहीं करी है और अपर्चर बिल्कुल लेंस तो नहीं होता है, लेकिन अगर उसको हम लेंस की तरह मानते हैं तो हमारा फॉर्मूला ये आता है, जबकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन से फॉर्मूला ये आता है। और इससे हमारे पास ये पता चलता है कि जो रिंग हमारी बन रही है, यानी जो इमेज यहाँ पे हमारे पास, लेंस का मतलब तो यही होता है, अगर आपने इसको लेंस मान लिया तो स्क्रीन पे यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है सोर्स, तो यहाँ पे क्या बनेगी, उसकी इमेज ही बनेगी, जिसको आप बोल रहे हो रिंग के फॉर्म में। तो जो इमेज है वो किस किस पे डिपेंड करती है, वो आपके पास एक तो लेमडा पर डिपेंड करेगी, एक आपके पास एफ, और एफ को हमने क्या माना था, बी माना था, क्योंकि ये दूरी हमारे लिए क्या थी, बी थी, लेकिन लेंस की वजह से हमने इसको क्या मान लिया था, एफ। तो हम बेसिकली कह सकते हैं लेंस से स्क्रीन के बीच की दूरी मतलब बी पे डिपेंड करेगा। तो एक तो लैम्डा पे डिपेंड करेगी हमारी रिंग की जो रेडियस है या उसका साइज है, एक हमारे पास बी पे डिपेंड करेगी, और एक आप अपर्चर या लेंस जो भी ले रहे हो उसके डायामीटर पे भी डिपेंड करेगी। सो इन तीनों पर डिपेंड करता है। सो ये हमारा था फ्रेनेल डिफ्रेक्शन ड्यू टू सर्कुलर अपर्चर। थैंक यू सो मच एवरीवन।